सुशांत केस में सीबीआई ने जांच अधिकारी भूषण बेलनेकर से पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीबीआई ने जांच अधिकारी से मौके पर पहुंचने के बारे में सवाल पूछा, साथ ही सुशांत के शव और घर के पंचनामे की डिटेल के बारे में पूछताछ की है। सीबीआई ने जांच अधिकारी से घटना के वक्त मौजूद लोगों के बारे में जानकारी पूछी है, सवाल पूछे हैं। इसके अलावा सीबीआई ने जांच अधिकारी से यह भी पूछा है कि घटना की जानकारी पुलिस को किसने दी। और इससे पहले सुशांत केस में पुलिस ने सुशांत की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप सीबीआई को सौंप दिए। और इस केस में मुंबई पुलिस की तरफ से जांच अधिकारी ने सीबीआई के सुशांत का ये सारा सामान उसे सौंपा। यही नहीं, सीबीआई की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी अभिषेक त्रिमुख से भी करीब आधे घंटे तक बातचीत कर केस के बारे में जानकारी हासिल की है। वहीं मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सुशांत केस के बाकी दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। तो सुशांत केस में आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि सीबीआई को वो तमाम दस्तावेज मुंबई पुलिस ने सौंप दिए हैं जिसके आधार पर अब आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक सबसे पहले प्राथमिकता होगी सीबीआई की टीम की सुशांत के उस फ्लैट में पहुंचकर जो मौजूदा परिस्थिति है उसे रिक्रिएट किया जाएगा ताकि ये पता चल पाए कि तमाम घटनाक्रम किस सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया गया, जिसमें उस पुलिस ऑफिसर से भी पूछताछ हो रही है जो सबसे पहले सुशांत के फ्लैट पर पहुंचे थे। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई उन चारों लोगों से पूछताछ कर रही है जो 14 जून को सुशांत की आत्महत्या के वक्त घर में ही मौजूद थे। सीबीआई दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह और नीरज से पूछताछ कर सच खंगालने में जुटी है। सुशांत के कुक नीरज से 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त से सीबीआई पूछताछ कर रही है। उधर सीबीआई जल्द ही बीएमसी के कूपर अस्पताल जाएगी जहां डॉक्टरों का बयान भी दर्ज किया जाएगा। और कूपर अस्पताल में ही सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था, तो उन डॉक्टर्स की बात भी बहुत अहम इस इन्वेस्टिगेशन में होने वाली है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे और विवेक गुप्ता। विवेक, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो अभी मौजूदा जानकारियां हैं सीबीआई दफ्तर से वो क्या आ रही हैं अब तक? प्रीति, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सीबीआई की 5 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। पहली जो टीम है वो जितने भी ऑफिशियल दस्तावेज हैं वो लेने की कोशिश कर रही है और मुंबई की बांद्रा स्थित जहां पे ये पूरा मामला घटा था वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो भी एविडेंस है, पंचनामा है और कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ सीबीआई ने ले लिए हैं। सीबीआई की जो टीम है पेपर वर्क की काम कर रही है। दूसरी जो सीबीआई की टीम है जो सबसे अहम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब खुदकुशी की थी 14 जून को, उसके घर में तकरीबन 4 लोग उसमें मौजूद थे और चारों लोगों का स्टेटमेंट लिया जा रहा है, जिनमें से जो नीरज है और दीपेश सावंत, ये जो दो अहम गवाह हैं और जो आई विटनेस है पूरे मामले के, उनसे भी स्टेटमेंट लिया जा रहा है मुंबई के अलग अलग इलाकों में। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि इनके स्टेटमेंट की बात हो सकता है कि जो दिल्ली से टीम आई है सीबीआई की और फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे और घर पर जहां पर उन्होंने जिस कमरे में सुसाइड किया था वहां पर उसका पूरे सीन का रिक्रिएट करे। अगर मैं अपने कैमरा रमेश से बोलूंगा तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो मुंबई के बांद्रा इलाके काटर रोड में यही घर है जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को खुदकुशी की थी और इसी घर पर सीबीआई की टीम आएगी और पूरे जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार किस वजह से और क्या क्या जो कंडीशन थी वो हुई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले में जो रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार है वो भी सीबीआई के एफआईआर में आरोपी है और माना जा रहा है कि रिक्रिएशन के बाद हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती और उनके जो माता पिता हैं जो इस पूरे मामले में आरोपी है उनसे भी पूछताछ सीबीआई कर सकती है। जी विवेक, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, उस पुलिस ऑफिसर से कॉन्वर्सेशन की कुछ जानकारियां शामिल आई थी जिनका नाम अभिषेक त्रिमुखे हैं, उनसे रिया चक्रवर्ती की बातचीत हुई थी, उनसे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? देखिए प्रीति, अभिषेक त्रिमुखे से करीब आधे घंटे तक पूछताछ हुई जिसमें कि जो इस पूरे यूनिट को लीड कर रही हैं वो खुद भी यहाँ पहुंची थी एसपी और उन्होंने करीब आधे घंटे तक सीबीआई की दोनों टीम यहाँ पहुंची और उनसे आधे घंटे तक पूछताछ हुई है जिसमें डॉक्यूमेंट तो हैंडओवर लिए ही गए हैं। साथ ही अभिषेक त्रिमुखे से ये भी पूछा गया है कि जो 5 कॉल्स की डिटेल्स बिहार पुलिस को मिली हैं जिसको सीबीआई को ऑलरेडी बिहार पुलिस ने पहले हैंडओवर कर चुकी है,
उस 5 कॉल्स में से 2 कॉल्स अभिषेक त्रिमुखे की तरफ से की गई थी। उसके बारे में क्या है, सूत्र बताते हैं अभिषेक त्रिमुखे ने कहा है सीबीआई से कि ये कॉल्स इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हैं, जबकि इसका और कोई मतलब न निकाला जाए। आधे घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम करीब 11:40 पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है। अगर मैं तस्वीरें कैमरामैन से चाहूंगा दिखाए, बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची 11:40 के आसपास और उसके बाद से इस समय करीब 5 बज रहे हैं, यानी 5 घंटे से ज्यादा समय से यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे पूछताछ चल रही है। सीनियर पीआई को बुलाया गया था, उनसे बातचीत हुई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से उस समय पंचनामा के समय में क्या क्या चीजें मौजूद थे, कौन कौन साक्ष्य मौजूद थे, कौन कौन पंच मौजूद थे और किस तरीके से डेड बॉडी या किस तरीके से चीजें वहां पर पड़ी थी, वो सारी चीजों की पूछताछ की जा रही है। साथ ही और इन सब पूछताछ के बाद रिक्रिएट किया जाएगा सीन को। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक, आप भी इधर। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज से पूछताछ कर रही है। सीबीआई सांता क्रूज में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में नीरज जो कुक है उसका बयान दर्ज कर रही है। और इससे पहले 3 अगस्त को सुशांत के कुक नीरज से न्यूज 18 ने खास बातचीत की थी, जिसमें नीरज ने सुशांत पर रिया के कंट्रोल में होने की बात कही थी। रिया क्या पूरे कंट्रोल घर को कंट्रोल करती थी? हाँ, कंट्रोल तो करती थी, पर कभी सर को परेशान करते हुए हमने अभी आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि सर को अभी आज तक ऐसा कुछ परेशान किस तरह से कंट्रोल करती थी? बस कंट्रोल मतलब जो है उनको पहले क्या होता था, कुछ चीज़ भी लेना हो देना हो पैसे वैसे, तो रिया मैम बोलते थे, रिया मैम सर को बोलते थे कि शॉर्ट फॉर्म बोलती थी सुशी, इसको इतना देना है, लेन देन करना है, तो सर बोलते थे डन है, तो वो हो जाता था। वो ऐसे करते करते तो वो सर से भी पूछना, फाइनेंशियल चीजें वही देखती थी। हाँ, वो उन्हीं के हाथ में हो गया था, जो भी खर्चा वर्चा जो भी बोलते थे तो वो खुल गई थी, जैसे सर हैं वैसे वही हो गई थी। पर हमें अपने काम से मतलब रहता था, हमें तो यही लगता था क्योंकि सर मैम एक ही हमारे लिए, कुछ अलग ही नहीं है। यूरोप टूर के बाद क्या हुआ था? यूरोप टूर के बाद तो वहाँ से आने के बाद तो सर के जाने से पहले ठीक थे, वहाँ से आने के बाद जो है ना उनकी तबीयत जो थे ना काफ़ी चेंज हो गया था, उनकी तबीयत में काफ़ी बदलाव आ गया था उनके। किस तरह से बदलाव? मतलब वो कुछ डाउन से लग रहे थे, तो यहाँ से हैप्पी माइंड में गए थे, तो वहाँ से आए थे तो कुछ इतना हैप्पी माइंड नहीं लग रहा था उनका। आने से पहले हमें एकदम अटैक नहीं मिले, तो रिया मैम के घर पे रुके कुछ 4-5 दिन बाद ही, तो 5-4-5 दिन बाद ही वो घर पे आए थे, हम उनसे मिले थे, देखा था, तो हाय हेलो करा था, बोला था सब ठीक है, बोला था। सर ने हमसे पूछा था, हमने कहा सब ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे। रिया ने कुछ स्टाफ को भी निकाला था? स्टाफ को तो अभी निकाला था ना बीच में, अभी लॉकडाउन से पहले ही कुछ मार्च में कुछ निकाले थे। साहिल बॉडीगार्ड को निकाला था, जो सर का बिल्कुल ही खास पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो सर ने कभी भी उनको निकाला नहीं। और जो उनका जो सैफ है 4 साल से बहुत पुराना सैफ है, क्या नाम उनका? अशोक नाम है। हाँ, उनको भी पता नहीं क्यों निकाल दिया, सर ने तो कभी निकाला नहीं था। और खास लोग थे उनको? खास को लोग निकाला, क्योंकि वो सर की तरफ ज्यादा थे, रिया मैम की तरफ ज्यादा नहीं थे। मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते खराब? हाँ, कहीं ना कहीं रिश्ते खराब थे। फिर उन्होंने कैशियर को भी हटाया, जो कैशियर जो भी बहुत अच्छा बंदा था, जो कुछ भी खर्चे फालतू के होते थे तो बोलता था मुझे पक्का बिल ला के दो, क्या पता उसी वजह से भी उसका पत्ता साफ फंसा। 8 तारीख को क्या हुआ फिर ऐसा जो रिया घर छोड़ के चली गई? पता नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ ऐसा। तो बस मेरे पास खबर है, वो उन्होंने मेरे को, रिया मैम ने बोला मेरे कपड़े पैक करके नीचे रख दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कपड़े पैक करके नीचे रख दिए। तो वो एकदम कपड़े पैक करने के बाद कुछ मिनट बाद 15-20 मिनट बाद वो एकदम चली गई। सुशांत ने कुछ वो भी नहीं कुछ नहीं बोला। तो जाने के बाद वो भी हमारा लास्ट दिन था उनसे मिलना। वैसे उसने जाने के बाद तो हमने सर से खाना वाने के लिए पूछा, सर खाना वाना रेडी है, लगाएंगे? तो सर ने बोला अभी खाने का मन नहीं है। एक आखिरी सवाल ये कि बैंक से जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया है, जो उनका बैंक था कोटक महिंद्रा बैंक में उनका खाता था, वहाँ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसके मुताबिक 3 बार पूजा सामग्री के लिए उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। नहीं, पर ये चीज़ के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। पूजा कितनी बार हुई? पूजा एक बार नए वाले घर में हुआ था, और एक बार अपना डाम वाले घर में पावना में हुआ था, उसी घर के लिए हुआ था। और एक बार कैपरी हाइट में हुआ था। 3 बार जो मेरे आंखों के सामने हुआ था। चौथी बार जो है रिया मैम के घर में हुआ था, वो मेरे सामने नहीं हुआ था, पर खबर आ गई थी। रिया के घर में पूजा हुई थी? कौन से घर में? ये जू वाले घर में। जू वाले घर। हाँ। और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती के कूपर अस्पताल की मॉर्चरी में जाने पर सवाल उठाए हैं। खबर है कि सुशांत की मौत के बाद जब पुलिस उनका शव लेकर कूपर अस्पताल पहुंची थी, तब रिया चक्रवर्ती भी वहां पहुंची और आरोप है कि वो सुशांत के शव के पास तक पहुंची थी और काफी देर तक वहां मौजूद रही थी। जब सब कुछ ले दे के वहां से निकल गई, उसके बाद उनका क्या हक बनता था
कि मॉर्चुरी में जाएं और किस हैसियत से गई, इसलिए मुंबई पुलिस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने किस हैसियत से बुलाया। जब परिवार ने उनको क्रिमेशन तक लिए नहीं बुलाया, आपको जहां तक मालूम होगा कि उस 20 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, हमें याद है आप ही बता रहे थे कि जब किस तरह से सुशांत की पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को ले जाया जा रहा था, तब उनकी बहन और उनके दोस्तों को भी उसके पास नहीं जाने दिया जा रहा था, और ऐसे में रिया अगर वहां मौजूद थी तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, जो सुशांत के पिता के वकील आरोप लगा रहे हैं? प्रीति, देखिए सुशांत के जो वकील है वो काफ़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मॉर्चरी में रिया चक्रवर्ती पहुंची थी उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो उनका रिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मॉर्चरी में पहुंची थी सुशांत की बॉडी देखने के लिए, क्योंकि जब उन्हें जानकारी मिली कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली है, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचने से पहले उसकी बॉडी है, सुशांत की बॉडी है, मुंबई के कूपर अस्पताल में ले जा चुका था। उसके बाद ही जो रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सौबिक और उनके एक और दोस्त है वो कूपर अस्पताल पहुंचते हैं और मॉर्चरी में सुशांत की बॉडी को देखते हैं, उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उनको रिया चक्रवर्ती को वहां तक पहुंचने की परमिशन किसने दी, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन की बात करें तो उनकी बहन मीतू सिंह जो खुद मुंबई में रहती हैं वो भी स्पॉट पे मौजूद थी और पूरी बॉडी के साथ वो भी कूपर हॉस्पिटल गई थी। साथ ही जो भी फॉर्मेलिटीज हो रही थी उनकी बहन मीतू सिंह ही कर रही थी। तो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती कूपर हॉस्पिटल क्यों गई, किसने उन्हें परमिशन दी। यही वजह है कि अब सीबीआई की जो टीमें हैं वो कूपर हॉस्पिटल में जो 5 डॉक्टर थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था उनसे भी बाकायदा स्टेटमेंट लेगी। स्टेटमेंट लेने की बात पूछेगी कि ब्लड रिलेशन वाले के अलावा और कौन कौन मॉर्चरी हाउस में गया था, किस किस लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के पास बॉडी के पास। और विवेक, सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे वो तथ्य क्या दे रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए कूपर हॉस्पिटल की मुमकिन है कि जो सीसीटीवी फुटेज है या फिर कोई और जानकारी जिस आधार पर विकास सिंह ऐसा कह रहे हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जरूर करेगी। इधर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट पर हुई ये बातचीत रिया के 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद की है, और इस बातचीत में रिया थोड़ी दुखी लग रही है। साथ ही वो महेश भट्ट से कह रही हैं कि उन्होंने सुशांत के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए हैं। दूसरी तरफ से महेश भट्ट भी रिया के फैसले को सही ठहराते हुए उसे दोबारा सुशांत के पास नहीं लौटने को कहते हैं। सुशांत केस में महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की थी। फिल्म जलेबी में रिया का नाम आयशा था, जिसके प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। इस बातचीत के दौरान सुशांत से रिश्ते खत्म करने का जिक्र करते हुए महेश भट्ट को व्हाट्सएप पर लिखती हैं, भारी मन से आयशा आगे बढ़ गई है। हमारा आखिरी कॉल बैकअप कॉल था। आप पहले भी और अब भी मेरे लिए देवदूत हो। इसके बाद महेश भट्ट जवाब देते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, वो करो जो तुम्हें सही लगता है। अपने पिता को मेरा प्यार देना, वो ज्यादा खुश इंसान होंगे। इसके बाद रिया फिर लिखती हैं कि कुछ साहस मिला है सर, और आपसे उस दिन जो मेरे पिता से फोन पर कहा था उसने मुझे उसके लिए ताकतवर बनाया। इस पर महेश भट्ट लिखते हैं कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। इस बातचीत में रिया आगे लिखती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है सर, लेकिन मैं दिल से आपको मानती हूं। तो सुशांत से रिश्ते तोड़ने को लेकर महेश भट्ट लिखते हैं कि मजबूत बने रहने के लिए शुक्रिया। चैट में रिया थोड़ी भावुक होती हुई लिखती हैं कि किस्मत का शुक्रिया जिसने मुझे आपसे मिलाया। आप बिल्कुल सही थे, इसी दिन के लिए हम शायद मिले थे। न केवल फिल्म बल्कि असल जिंदगी के पहलुओं को मैंने आपसे समझा। आपने वापस मुझे बचाया। जिंदगी में 2 बार आपने मुझे गिरते हुए बचा लिया। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इस पर महेश भट्ट रिया को लिखते हैं कि आराम करो। इस पर रिया फिर लिखती हैं कि हाँ, अब जाकर कुछ शांति मिली। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे। यहां पर हैप्पी बर्थडे का मतलब सुशांत से रिश्ते टूटने के बाद नए जन्म से है। जिस पर रिया हंसते हुए फिर जवाब देती हैं, आप मुझे संभालते आए हैं, आई लव यू। आपको मुझ पर एक दिन गर्व होगा। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि तुमने पहले ही साबित कर दिया, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए, पीछे मुड़कर मत देखना। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है चैट के जरिए रिया चक्रवर्ती की और महेश भट्ट की, इससे सीबीआई को क्या कुछ क्लू मिल सकते हैं? देखिए, इस पूरी चैट से एक बात तो साफ है
कि रिया और सुशांत के बीच जिस भी तरीके के रिश्ते थे वो सारे रिश्तों की जानकारी महेश भट्ट को थी। महेश भट्ट ना केवल प्रोफेशनली बल्कि रिया को पर्सनली हैंडल कर रहे थे और रिया हर बात उनसे बताती थी, क्योंकि इस चैट में 2-3 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि रिया ने जहां महेश भट्ट को कहा है कि आप सही थे, यानी इसके पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसमें रिया ने जिक्र किया था जिस पर महेश भट्ट ने उन्हें सलाह दी थी। यानी महेश भट्ट एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सीबीआई महेश भट्ट से पूछताछ करेगी। क्या महेश भट्ट जिस तरीके से परिवार की भी बात कर रहे हैं, यानी महेश भट्ट निश्चित ही इस पूरे मामले में उनके रिया के परिवार से भी मिल चुके हैं, उनसे भी इस सुशांत और रिया के संबंधों के बारे में जानकारी थी और बातचीत हुई थी। इस चैट के जरिए रिया और महेश भट्ट के रिश्तों की गहराई को भी समझा जा सकता है, जो साफ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जुड़ने के लिए। साथी विवेक, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे आगे। इधर सुशांत केस की सीबीआई जांच का बीजेपी और जेडीयू ने स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि सीबीआई जांच से सुशांत केस की सच्चाई सामने आ जाएगी, जबकि जेडीयू ने महाराष्ट्र सरकार पर कई बातें छिपाने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसलिए आवश्यक था क्योंकि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है प्रोफेशनल है, ट्रेंड है, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन मेथड्स में ट्रेंड है और देश में हमारे पुलिस फोर्सेस में अच्छे इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं विभिन्न प्रांतों में, लेकिन सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई की है और वो एकदम बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी निकाल देगा। हम लोगों को यह विश्वास है, बिहार के लोगों को, देश के लोगों को यह विश्वास है कि सच्चाई अब सामने आवेगी। बिहार सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच सीबीआई को सौंपी है, इसका हम स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का नकारात्मक रवैया रहा जो अफसोसजनक है। हमें उम्मीद है कि कई राज जो छिपे हुए हैं उनसे पर्दा हटेगा। कि दिल्ली में ईडी सुशांत सिंह की बहन से प्रियंका सिंह से पूछताछ कर रही है और दिल्ली में ईडी मुख्यालय में प्रियंका सिंह के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल जानकारी ये दिल्ली से आ रही है कि ईडी सुशांत की बहन से प्रियंका सिंह, जिनका नाम है, उनसे पूछताछ हो रही है। दिल्ली में ईडी मुख्यालय में प्रियंका सिंह के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस के मामलों में प्रियंका सुशांत को संभालती थी, उनके कारोबार से तमाम जो ट्रांजेक्शन होते थे उस पर निगाह रखती थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज ईडी के एमटीएनएल के दफ्तर में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के जो बयान है वो ईडी दर्ज कर रही है। यहाँ पर उनकी जो बहन है प्रियंका, वो यहाँ पर पहुंची थी और ये आप देख सकते हैं सामने प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है। ये रीजनल ऑफिस है ईडी का, जहाँ पर प्रियंका के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके पहले ईडी ने जो सुशांत के पिता हैं उनके बयान भी दर्ज किए थे और कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। उसमें रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक और तमाम जो सीए हैं या जो बिजनेस पार्टनर थे, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उन तमाम लोगों से इसमें ईडी पूछताछ कर चुकी है। प्रियंका का बयान भी काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि जो जानकारी आई थी कि 2019 में रिया चक्रवर्ती और प्रियंका के बीच झगड़ा हुआ था एक घर में, जो सुशांत की पार्टी चल रही थी, उसको लेके भी तमाम जानकारी यहाँ पर हासिल करने की कोशिश ईडी करेगी। और मुंबई के पास लोनावला में हैंगआउट विला में सुशांत अक्सर छुट्टी बिताया करते थे और पिछले साल रिया का जन्मदिन भी इसी विला में मनाया गया था। मैं लोनावला के उस हैंगआउट विला, इस बंगले के बाहर खड़ा हूँ, जो बंगला सुशांत सिंह के नाम से इस वक्त बहुत चर्चे में है। यहाँ पर सुशांत सिंह कई बार अपने दोस्तों के साथ आया करते थे और छुट्टियाँ मनाया करते थे। पिछले साल रिया का जो बर्थडे है यहीं पर उसके परिवार के साथ में यहाँ सुशांत ने सेलिब्रेट किया था और जो कि यहाँ पर एक शंकर भगवान की मूर्ति की जो है वही प्रतिष्ठापना भी यहाँ पर की थी।
और अब आपको जल प्रहार की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों को डराने लगी है। एक और पहाड़ टूटने से लोग दहशत में हैं, तो दूसरी ओर भारी बारिश की वजह से उफनते बरसाती नाले लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं, जिसकी एक दिल दहला देने वाली तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आई है, जहां एक कार सूखे पत्ते की तरह घूमते हुए उफनते नाले में बह गई। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ से भी कुछ इसी तरह की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। कठुआ में भी एक कार उफनती नदी में बह गई है। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उफनते नाले में बही कार की तस्वीरें। कुछ नहीं कर पा रही थी ये कार और इसमें सवार लोग समय रहते बाहर निकल गए, नहीं तो ये भी इस तरह से इस कार में हिचकोले खाते रहते और जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते। ताश के पत्तों की तरह सब कुछ बहता जा रहा है, सब कुछ धराशाही हो रहा है और ये पानी जिस ओर बह रहा है उसी ओर सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा है। तेज बहाव की वजह से किस तरह से उत्तराखंड के रामनगर में मूसलाधार बारिश के बाद की ये तस्वीरें, जहां बरसाती नाले में कार बहती दिख रही है। घटना रामनगर के धनगढ़ी नाले की है। बताया गया है कि भारी बारिश की वजह से अचानक ही बरसाती नाला उफान पर आ गया और ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही कार के ड्राइवर को पानी बहने का जो अंदाज था वो नहीं लग पाया और उसकी कार उफनते नाले में फंस गई। पानी का बहाव बढ़ता देख कार में बैठ सभी 6 लोग वक्त रहते निकल गए, जिसके बाद कार बहुत देर तक पानी के बहाव के सामने टिक ही नहीं पाई, जिसको देखते ही देखते लोगों ने किस तरह से पानी के बहाव में आगे जाते हुए कार को देखा। कार एक सूखे पत्ते की तरह घूमते हुए उफनते नाले में बह गई। इस दौरान कार का वाइपर चलता दिखाई दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी एक कार देखते ही देखते उफनती नदी में समा गई। बताया गया कि नदी पार करने के दौरान अचानक पानी बढ़ गया, जिसके बाद ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकल गया, लेकिन उसकी कार उफनती नदी के बहाव का सामना नहीं कर पाई। बहाव इतना तेज था कि कार पलट गई और देखते देखते नदी में बह गई। तो जम्मू के कठुआ की तस्वीरें, जहां पर पहले तो ये कार नियंत्रण खो बैठी और पलट गई और उसके बाद देखिए किस तरह से उफनता हुआ पानी आगे की ओर बहाने की कोशिश करता हुआ और आखिरकार ये पानी इस कार को बहा ले जाने में कामयाब रहा। ये गाड़ी पानी के बहाव के आगे बेबस सी नजर आई। पहले तो ये गाड़ी पलटी और उसके बाद पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। कुदरत का ये जल प्रहार इस वक्त इस कदर हावी है कि सब कुछ अपनी जद में लेता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात के पाटन में हालात बेहद खराब है। बारिश की वजह से शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। गलियों में तो पानी इस तरह से बह रहा है जैसे किसी नाले में तेज धारा के साथ पानी बह रहा हो। पाटन के ही एक बाजार की तस्वीरें देखिए, जहां पर पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों की बाइक तक बह गई है और इसी दौरान एक युवक तो अपनी बाइक को बचाने की कोशिश भी कर रहा है कि किसी तरह से वो बहती हुई बाइक को बचा ले। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे बाइक पकड़ी नहीं जा रही थी। इसी दौरान कुछ और लोगों ने मौके पर आकर उसकी मदद की। तो बेहद खतरनाक तस्वीरें। सोचिए, एक आदमी ये कोशिश कर रहा था कि उसकी बाइक बच जाए, लेकिन मुमकिन नहीं था। अब इस पानी ने ठान लिया था कि इस बाइक को अपने साथ बहा कर ले जाना है और ऐसे में और भी लोग आए जो इस शख्स की मदद करना चाहते थे, इसकी बाइक को बचाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहाव इतना तेज था, दबाव बाइक के ऊपर इतना ज़्यादा था कि जितनी कोशिशें हो रही थी उससे कई गुना और कोशिशें पानी के बहाव की थी जो इस बाइक को अपने साथ बहा कर ले गई। वहीं दूसरी तरफ देखिए पानी पानी की तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है और सड़कें उफनती नदी में तब्दील हैं। सड़कों पर बह रहे दरिया का बहाव इतना तेज था कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा दिखा। वहीं बारिश की वजह से उफान पर आई नदियों की वजह से इलाके की कई सड़कों पर आवाजाही बंद है। तो उफनती तस्वीरें इस वक्त पानी की आप देख रहे हैं, जो शहर की गलियों को तालाब में तब्दील कर दे रहे हैं। आलम यह है कि सड़कें अब सड़कें रह ही नहीं गई हैं, इनको सड़क कहीं से कहा ही नहीं जा सकता है। ये तो या तो उफनते नालों में तब्दील हो गई हैं या फिर नदियों का रूप ले लिया इन्होंने, और ये इस कदर हो गए हैं कि अगर यहाँ से कोई गुजरा तो उसकी खैर नहीं। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश हो रही है और अब लोग डर रहे हैं इस बारिश से। बरसाती नाले उफनते दरिया में तब्दील हो चुके हैं, जिसके तेज बहाव से आसपास के लोग दहशत में हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि हादसे की आशंका को देखते हुए कई सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है।
वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नैनीताल के हल्द्वानी में बारिश की वजह से गोला नदी उफान पर है और नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोग अपने गांव से शहर की ओर जाने के लिए जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। लोग एक ट्रॉली और रस्सी की मदद से उफनती पार कर रहे हैं नदी। और देखिए ये कितना खतरनाक है, किसी भी वक्त कोई हादसा हो जाए तो इनके बचाव के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। लेकिन लोग क्या करें, उन्हें एक पार से दूसरे पार जाने के लिए इसी तरह अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। तो कुदरत की मार इस कदर हो गई है हावी कि लोग अब अपने विकल्प तलाश रहे हैं। वो विकल्प है इस नदी के ऊपर इस तरह का अस्थायी गुजरने का रास्ता बनाया जा रहा है। रस्सियों के जरिए रास्ता बनाया गया है और ये कितना खतरनाक है इनको आप देखकर ही अंदाज लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी उफान पर है, जिसकी वजह से रियासी में चिनाब नदी पर बना डैम ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच गया है और पानी का दबाव बढ़ने के बाद प्रशासन को डैम के गेट खोलने पड़े हैं। और देखिए किस तरह से ये पानी डैम से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था पानी का कि डैम के दरवाज़ों को, गेट को खोलना ही पड़ा। और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है और इस पानी की वजह से सोचिए इस डैम के आसपास के इलाकों का क्या हाल होगा। पश्चिम बंगाल में भी पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से बांध भी लबालब हो गए हैं और तटबंध टूटने की आशंका को देखते हुए बांध से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बांध से अचानक छूटे पानी की वजह से आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं और कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दिया है। आंध्र प्रदेश के कर्नूलू में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रीशैलम बांध लबालब है, जिसके बाद बांध से पानी छोड़े जाने के डराने वाली तस्वीर सामने आई। बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है और आसपास के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के चमोली से एक डराने वाली तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है, जिससे इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। मलबा गिरने से कई सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। झारखंड के खूंटी में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 33 पर बने एक डायवर्जन पर तेज बहाव के साथ पानी बहने लगा, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जिसके जानकारी मिलने पर राहत और बचाव की टीम वहां पहुंची और खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से डायवर्जन पर आवाजाही शुरू करने के लिए पत्थर डालने के काम में वो जुट गई। हालांकि पानी का बहाव कम नहीं होता देख कई गाड़ियां वहां से लौट गईं। गुजरात के मेहसाणा और सूरत में एक बार फिर आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके घुटने तक पानी में डूबे नजर आए हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट किया है, जिसके साफ है कि लोगों को फिलहाल इस आफत से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब का नजारा दिखाई दिया। शहर में हर ओर पानी ही पानी है, जिसकी वजह से लोगों को पानी की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। और ये भारी बारिश के बाद का आलम है कि लोग सिर्फ एक किनारे खड़े होकर इस हालात के जल्द ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। तो गुजरात के कच्छ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त देखिए आप सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और जो लोग हैं वो इस पानी के बीच से ही अपने सफ़र को तय करने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा आपको नज़ारा है कि आपको इसमें ना गड्ढे दिखेंगे, ना सड़क कहाँ ख़त्म हो रही है इसका अंदाज़ मिलेगा। और ऐसे में यहाँ से सफ़र करना किसी बड़े जोखिम को मोल लेने से कम नहीं है। गुजरात के कच्छ में बारिश लोगों की आफत का सबब बनी हुई है। तो गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब का नज़ारा है। शहर में हर ओर पानी पानी दिख रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ऊपर से आपको ये देखिए, टॉप एंगल से आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर आप जहां भी नजर डालेंगे सड़कों की ओर तो वहां पर आपको पानी दिखेगा। पानी के ऊपर चलती हुई गाड़ियां दिखेंगे, दोपहिया वाहन दिखेंगे, लेकिन इस पानी का बहाव देखिए कितना तेज है और अगर गलती से कोई चूक हो जाए किसी से तो वो उसकी जान पर भारी पड़ सकती है। और पीएम मोदी जल्दी एक खास विमान में उड़ान भरेंगे और इसमें उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान एयरफोर्स वन जैसी सुरक्षा मिलने की खबर है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस एयर इंडिया वन अगले हफ्ते अमेरिका से भारत पहुंच सकता है और इस विमान में हैक या टैप किए बिना ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधा दी जाएगी। ये विमान दुश्मन की मिसाइलों को पता कर सकता है और उसकी दिशा बदलने में भी सक्षम है। यही नहीं, हवाई हमला होने की स्थिति में यह विमान जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया वन एक बार ईंधन भरे जाने के बाद लगातार 17 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। भारत में इस विमान को सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही इस्तेमाल कर सकेंगे।